नमस्कार दोस्तों, श्योर सिलेक्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे फंडामेंटल राइट के नेक्स्ट आर्टिकल्स के बारे में। यानी कि कल हमने देखा था फंडामेंटल राइट, जो हमने समझा था कि फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, कहाँ से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट और क्या कहा जाता है। जैसे कि हमने देखा था इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इनको जो ग्रेड किया गया है वो यूएसए के संविधान से ग्रेड किया गया, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए से ग्रेड किया गया है। और ये हमारे संविधान के भाग 3 में डिफाइन किए गए हैं, यानी कि संविधान के भाग 3 में इनको दर्शाया गया है और अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 में इनके बारे में बताया गया है। तो उन्हीं में आज हम आर्टिकल्स को देखेंगे। जैसा कि कल हमने समझ लिया था लास्ट वीडियो में कि फंडामेंटल राइट किसे कहते किसे हैं, फंडामेंटल राइट क्यों आवश्यक होते हैं, क्या होते हैं फंडामेंटल राइट। आज उसी से आगे हम देखेंगे उनके आर्टिकल्स के बारे में कैसे समझाया गया है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे हमारे बोलने का अधिकार भी एक अधिकार है और हमारी जो नौकरियां रोज़गार निकलते हैं, सरकार जो रोज़गार निकालती है वह भी एक अधिकार हैं। और जो पब्लिक प्लेस जो होते हैं तुम्हारे या गवर्नमेंट के जितने भी प्लेसेज होते हैं वहाँ पे जाने का भी हमारा अधिकार है, कहीं भी घूमने का भी हमारा अधिकार है, और जीवन जीने का भी, ये जितने भी इंटरनेट यूज करने का भी एक अधिकार है। जितने भी सब अधिकार होते हैं वो सब किस में आते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट में आते हैं। तो ऐसे ही हम एक एक आर्टिकल करके देखते जाएंगे फंडामेंटल राइट के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हम आर्टिकल 12, यानी कि आर्टिकल 12 क्या कहता है फंडामेंटल राइट का। तो जो आर्टिकल 12 है वो हमें बताता है राज्य की परिभाषा, यानी कि राज्य की परिभाषा। अब देखो राज्य क्या होता है। आर्टिकल 12 बताता है कि राज्य उसे कहा जाएगा जो संसद होगी, यानी कि संसद जो विधायिका और कार्यपालिका होती है संसद की, उसे राज्य कहा जाएगा जो कानून बनाते हैं। दूसरा ये बताया गया कि राज्य विधानमंडल, यानी कि जो दो सरकार होती है, एक तो केंद्र सरकार होती है और एक होती है राज्य सरकार। तो ये क्या कह रहा है कि संसद, यानी कि संसद पे जो केंद्र के स्तर पर जो सरकार होती है, जो संसद कानून बनाती है, उसे राज्य कहा गया। राज्य मतलब जैसा कि कल हमने परिभाषा में देखा था फंडामेंटल राइट क्या है, क्या यानी कि राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ है, यानी कि राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ नागरिकों के अधिकार हैं जिन्हें राज्य हमसे छीन नहीं सकता। यानी कि राज्य मतलब सरकार। यहाँ पर राज्य के बारे में बताया, राज्य होता कौन है। जैसे संसद में आपको जैसे पता होगा, संसद में जैसे प्रधानमंत्री बैठते हैं, राष्ट्रपति होते हैं संसद में, और जो राज्यसभा लोकसभा जो भी होते हैं कानून बनते हैं वो सब कहाँ बनते हैं, संसद में। तो यहाँ यही बताया गया है कि जो राज्य होता है संसद उसी के अंतर्गत आती है। दूसरा बताया राज्य विधानमंडल, जैसे केंद्र के स्तर पर संसद कानून बनाती है, ऐसे ही राज्य के स्तर पर, जैसे हमारे देश में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो राज्य के स्तर पर जो भी कानून बनते हैं उन्हें क्या बनाते हैं, राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं। उनमें विधानसभा होती है और कुछ राज्यों में विधान परिषद भी होती है। तो वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, राज्य के अंतर्गत आते हैं, यानी कि राज्य विधानमंडल और संसद। और बताया सभी स्थानीय निकाय, यानी कि जो लोकल बॉडीज होती हैं, तुम्हारी नगर पालिका हो गई, ग्राम पंचायत हो गई, और जितनी भी लोकल अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए, यानी कि जिला बोर्ड्स हो गए, नगर पंचायत हो गई, जितनी भी लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं वो सब किस में आती हैं, राज्य के डिफाइन किया गया कि यानी कि ये कानून बनाएंगे या कोई आदेश पारित करेंगे, ये तुमसे कहेंगे जो तुम्हारे फंडामेंटल राइट न छीन लें। इसलिए सबसे पहले आर्टिकल 12 में क्या बताया गया, राज्य की परिभाषा बताइए, राज्य होता कौन है, किसके खिलाफ ये फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। तो राज्य में बताया गया संसद, दूसरा बताया गया राज्य विधानमंडल, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको। तीसरा बताया गया सभी स्थानीय निकाय, यानी कि सभी जो स्थानीय, यानी कि स्थानीय लोकल बॉडीज, माने कि यानी कि जैसे पंचायत होती है लोकल जगह पर, पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला बोर्ड और पंचायत, इन सभी को आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया कि जिसके खिलाफ आपको मौलिक अधिकार दिए जा रहे हो आखिर होता क्या है। यही तो बताया जाएगा सबसे पहले कि आपको मौलिक अधिकार किसके लिए दिए गए हैं, क्योंकि राज्य ही तो छीनेगा, और कौन छीनेगा हमसे, संसद छीनेगी। संसद कोई कानून बनाएगी ऐसा कि आज से किसी को बाहर घूमने नहीं दिया जाएगा, या राज्य विधानमंडल कोई कानून बनाएगी कि आज से कोई कहीं घूमने नहीं जा सकता है। तो ये क्या करेंगे, ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो जाएगा, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे। इसमें अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी जो राज्य होते हैं, जो कानून बनाते हैं, जो कानूनों का एग्जीक्यूशन करते हैं, यानी कि कानूनों का जो पालन कराते हैं, वो सब किस में आते हैं, राज्य में आते हैं। तो आर्टिकल 12 में सबसे पहले राज्य की परिभाषा बताइए, राज्य होता कौन है।
जो तुम्हारे मौलिक अधिकार छीनेगा वो कौन होता है, राज्य, उसके बारे में बताया गया है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल 13 में, यानी कि आर्टिकल 13 क्या कहता है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अलिपीकरण करने वाली कोई भी विधि, यानी क्या कह रहा है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली कोई भी विधि उस हद तक शून्य होगी। यानी कि क्या कह रहा है आर्टिकल 13, यानी कि कोई भी विधि यानी कोई भी ऐसा कानून जो आपके फंडामेंटल राइट को आपसे छीन रहा है, वो उसे निरस्त कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, आर्टिकल 13 ये कह रहा है कि संसद, जैसे अभी हमने देखा था, संसद या राज्य विधानमंडल या तुम्हारे स्थानीय निकाय जो होते हैं, वो कोई भी ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकते या ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते जो एक नागरिक के मौलिक अधिकारों को छीनता हो, एक नागरिक के मौलिक अधिकारों को छीनता हो। तो ये क्या कह रहा है आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी ऐसी विधि या कोई कानून या कोई आदेश ऐसा नहीं होगा जो किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों को छीनता हो। तो यही बताया गया, अगर ऐसा होगा तो ये क्या कहा गया इसमें, अगर ऐसा होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगा। यानी कि यहाँ क्या कहा गया, न्यायिक समीक्षा एक शब्द होता है, न्यायिक समीक्षा, यानी कोई जो सुप्रीम कोर्ट होता है, जैसे राज्यों पे हाई कोर्ट होते हैं, ऐसे ही केंद्र के स्तर पर एक सुप्रीम कोर्ट होता है। तो वहाँ बताया गया है कि उनकी अगर कोई कानून ऐसा बनता है जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है, या तो संसद बनाए, जैसा कि अभी हमने राज्य की परिभाषा देखी थी, तो राज्य कोई कानून ऐसा बनाए जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट द्वारा। क्योंकि कल हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कहा था कल हमने, कि सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों का गारंटर होता है। यानी गारंटी कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों को। भाई कोई भी अधिकार हो कैसे चलेंगे अगर उनकी गारंटी ना हो, यानी कि उनको कोई देने वाला ही ना हो, तो कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट हमें गारंटी देता है हमारे मौलिक अधिकारों की, कि मैं हूँ, अगर जहाँ भी तुम्हारे मौलिक अधिकार छीने जाएंगे, जिससे भी छीने जाएंगे, कोई भी तुम्हारे मौलिक अधिकारों को छीनेगा, तो राज्य तुरंत, जो सुप्रीम कोर्ट है वो तुरंत उसमें आ जाएगा एक्शन में। तो सुप्रीम यहाँ पे आर्टिकल 13 कहता है कि कोई कानून जब ऐसा होगा जो आपके मौलिक अधिकारों को छीन रहा होगा, तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी, यानी कि ज्यूडिशियल रिव्यू किया जाएगा उसका। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनकी ज्यूडिशियल रिव्यू करते हैं। और आर्टिकल 13 में एक और बात बताई गई है, विधि, यानी कि कोई भी ऐसी विधि, तो यहाँ डिफाइन किया गया विधि को, यानी विधि मतलब ऐसा कौन सा कानून होगा, कानून किसको माना जाएगा, ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना, कि कानून किसको माना जाए। तो स्थायी, कुछ कानून ऐसे होते हैं जो स्थायी होते हैं, जैसे संसद बनाती है, वहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा केंद्र के स्तर पर कानून बनाते हैं। दूसरी होती है अस्थायी विधियाँ, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, यानी कि अध्यादेश कब जारी किया जाता है? जब संसद के, लोकसभा और राज्यसभा में से कोई भी सदन सत्र में न हो, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं। दूसरा होता है राज्य में भी, ऐसे ही राज्य में होता है, राज्य में जब सदन सत्र में नहीं होता है तब तो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, तो उन्हें क्या माना जाता है? अस्थायी विधियाँ, यानी कि ये भी कानून माने जाते हैं। एक कानून तो संसद बना रही है और राज्य के विधानमंडल बना रहे हैं, वो स्थायी कानून है। दूसरा अस्थायी कानून है। इन्हें अस्थायी कानून क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्हें जब ये आदेश जारी कर देते हैं तब उसके बाद इन्हें संसद द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तब जाके स्थायी कानून बनते हैं। फिर तीसरी जो कानून के बारे में बताई गई है वो ये बताया गया है कि कोई ऐसी रूढ़ी हो या कोई ऐसी प्रथा हो जो चली आ रही हो, जैसे कि अभी आपने सुना होगा सबरीमाला टेम्पल के बारे में, कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। उसमें बताया गया कि 10 से लेकर 50 वर्ष की जो महिलाएं होती हैं उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। तो अब उसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, सुप्रीम कोर्ट उसमें आ गया है, अभी वो चल रहा है केस पेंडिंग में, कि ये कौन से मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, समानता का अधिकार होता है, यानी कि महिला और पुरुष दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं। तो ये समानता के अधिकार, यानी कि ऐसी प्रथा चली आ रही है कोई बहुत पुराने समय से, जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती हो, जो हमारे जीवन जीने का अधिकार छीनती हो, तो उसे भी क्या कर दिया जाएगा? निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि वो भी, ऐसी भी कोई विधि हो या ऐसा भी कोई कानून हो, तो उसे भी निरस्त कर दिया जाएगा जो हमारे मौलिक अधिकारों को छीन रही हो। या कोई आदेश, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं जिले के स्तर पर, डीएम होता है, डीएम ने कोई आदेश दे दिया, या पुलिस ने कोई आदेश पारित कर दिया, पुलिस ने कोई आदेश दे दिया, तो अगर वो आदेश भी मौलिक अधिकारों को छीन रहा है तो उसे भी निरस्त कर दिया जाएगा। तो आर्टिकल 13 क्या कह रहा है? कोई भी ऐसा कानून या विधि, जैसा कि मैंने अभी बताया विधि क्या होती है, कानून क्या होती है, क्या होते हैं कानून, तो जो
मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा हो या मौलिक अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहा हो तो उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 14 यानी कि आर्टिकल 14 क्या बताता है हमें। तो आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल 14 के बारे में क्या लिखा गया है मौलिक अधिकारों में, यानी कि अनुच्छेद 14 के बारे में मौलिक अधिकारों में क्या लिखा गया है कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता यानी कि विधि जो अभी हमने आर्टिकल 13 में देखी थी, कानून, जो कानून कौन बनाता है, संसद बनाती है, राज्य विधानमंडल बनाते हैं, और जो आदेश होते हैं या कोई ऐसी जो भी कोई भी कानून हो ऐसा, तो क्या कह रहा है वो विधि के समक्ष यानी कि विधि के सामने समता। समता में क्या लिखा हुआ है, विधि के समक्ष समता यानी कि विधि यानी कानून के समक्ष, कानून के सामने समता यानी कि कानून के सामने सभी क्या है, समान हैं। तो आर्टिकल 14 क्या कह रहा है, कानून के सामने सभी क्या है, समान है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, यानी कि कानून के सामने सभी समान है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, कानून से बढ़कर कोई भी नहीं है, सबसे ऊपर क्या है, कानून। तो ये क्या कह रहा है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ये दो कॉन्सेप्ट इस आर्टिकल में बताए गए हैं, तो हम एक एक करके इनके बारे में देखेंगे। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है विधि के समक्ष समता यानी कानून के सामने सभी समान है, यह ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड, ये ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है और इसे नेगेटिव कॉन्सेप्ट माना जाता है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या कहता है, कानून से बढ़कर कोई नहीं है, विधि के समक्ष समता यानी कि विधि के समक्ष क्या होनी चाहिए, समता होनी चाहिए। और इसमें बताया जाता है कि विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति यानी कि किसी को भी विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे, सभी को कानून के सामने क्या रखा जाएगा, समान रखा जाएगा। और विधि से ऊपर कोई नहीं, ये कहता है कि विधि से ऊपर कोई नहीं है, सभी को कैसा रखा जाएगा, समान रखा जाएगा। यानी कि तुम किसी को विशेष सुविधा देना चाहते हो तो उन चीज़ों के बारे में मना करता है कि विधि से बढ़कर कोई नहीं, विधि के सामने विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति है, विधि से ऊपर कोई नहीं है। तो ये नेगेटिव टोन इसमें आती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, नेगेटिव कानून, नेगेटिव फॉर्म में देखा जाता है इसे। यानी कि ये सरकार को क्या करता है, मना करता है कि तुम किसी को ऊपर नहीं रख सकते, किसी को विशेष अधिकार नहीं दे सकते, किसी को कानून से ऊपर नहीं रख सकते। तो इसलिए इसे क्या माना जाता है, नेगेटिव माना जाता है। दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। ये वाला जो पार्ट है इस आर्टिकल का, आर्टिकल 14 का, विधियों का समान संरक्षण, ये अमेरिका से लिया गया है यानी कि यूएसए। तो जो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ से लिया गया है। इसे पॉजिटिव माना गया है, इसे फंडामेंटल राइट का पॉजिटिव रूप माना गया है, क्योंकि ये क्या कहता है, जो विधियों का समान संरक्षण क्या कह रहा है कि समान परिस्थितियों में समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ये क्या कह रहा है, ये पार्ट है, इसका मतलब क्या है, जब इसे इंटरप्रेट करते हैं तो इसका मतलब ये निकलता है कि समान परिस्थितियों में समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ऐसे समझिए, जैसे कोई छोटा बच्चा है और उसके घर में कोई गन रखी हुई है, अगर गलती से उससे वो गन चल जाती है, किसी का मर्डर हो जाता है, जिससे किसी की डेथ हो जाती है उस गन से, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस बच्चे को भी वही सज़ा दी जाएगी जो कि किसी दूसरे को दी जाती है। मर्डर के केस में जो सज़ा मिलती है किसी को, तो उस बच्चे को वो सज़ा नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसकी इंटेंशन नहीं थी, वो परिस्थिति कैसी थी, यानी कि जो समान है, समान परिस्थितियों में वो कार्य कर रहा है, यानी कि वो बड़ा थोड़ी था, यानी कि उसकी परिस्थितियाँ कैसी थी और कितना बड़ा था, यानी कि सज़ा उन्हीं को दी जाएगी समान होंगे उस समय के कानून के। जैसे बताया भी गया है कि जैसे उस बच्चे की ना तो इंटेंशन थी मर्डर करने की, ना कुछ। यही सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि किस परिस्थितियों में ये जो क्राइम हुआ है या जो कोई भी सिचुएशन घटी है या जो कोई भी क्राइम हुआ है उसमें परिस्थितियाँ क्या रही थी। तो यही सब देखा, यही बताता है कि समान परिस्थितियों में समान के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा कि जिस बच्चे से अगर गलती से कोई गन चल जाती है तो उस बच्चे को उतनी सज़ा नहीं दी जाएगी जो किसी एडल्ट को या समझदार व्यक्ति को दी जाएगी, क्योंकि वहाँ परिस्थितियाँ अलग हैं। इसलिए क्या कह रहा है, ये समान परिस्थितियों में समान के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। और ये जो आर्टिकल 14 है ये नागरिक और विदेशी दोनों के लिए है। जैसे कि
हमने बताया था कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो केवल नागरिकों के लिए हैं और कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो नागरिक और जो बाहर के लोग होते हैं उनके लिए भी होते हैं। तो आर्टिकल 14 नागरिक और विदेशी दोनों के लिए है। अब एक और बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर, रूल ऑफ लॉ, यानी कि विधि का शासन, कानून का शासन। जैसे कि आपने सुना भी होगा कानून का शासन चलता है यहाँ, जैसे मूवियों में कहते भी हैं कि कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। तो एक ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन के बहुत जाने माने न्यायविद हुए यानी कि ज्यूरिस्ट हुए हैं, उन्होंने रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था, उसमें 3 उन्होंने फॉर्मूले दिए थे, 3 फॉर्मूले मान लो या 3 फंडामेंटल या बेसिक्स नियम दिए थे रूल ऑफ लॉ के, किसे रूल ऑफ लॉ माना जाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, यही जो बात अभी हम पढ़ रहे थे, कानून से ऊपर कोई नहीं है, कोई भी गरीब हो अमीर हो ऊंचा नीचा कोई कुछ नहीं है, कानून सबसे ऊपर क्या है, कानून है। दूसरी चीज़ जो बताई थी कि विधि के उल्लंघन के सिवाय किसी को दंडित नहीं किया जाएगा, यानी कि किसी को तब तक दंडित नहीं किया जाएगा जब तक उसने कोई किसी कानून का उल्लंघन न कर दिया हो। जैसे अब अगर किसी से कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई चोरी कर लेता है, किसी एप्पल का फ़ोन है उसकी कोई चोरी कर लेता है, लेकिन उस समय ऐसा कोई कानून अवेलेबल ही नहीं है कि एप्पल का फ़ोन चोरी करने के लिए किसी को क्या सज़ा दी जाएगी, तो उसे दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस समय एप्पल का फ़ोन चोरी करने का कोई कानून नहीं था, उस तरह का कोई कानून नहीं था कि एप्पल का फ़ोन चोरी करने पर किसी को सज़ा दी जाएगी। इसलिए क्या कह रहा है रूल ऑफ लॉ कि विधि के उल्लंघन के सिवाय, यानी कि किसी को तभी दंडित किया जाएगा जब उसने किसी कानून का उल्लंघन किया हो। तो यही बता रहा है कि विधि के उल्लंघन के सिवाय किसी को तभी दंडित किया जाएगा जब उसने किसी विधि मतलब जो हमने आर्टिकल 13 में देखा था, यानी किसी कानून का उल्लंघन किया हो। और तीसरी बात जो इसमें कही जाती है कि व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता, यानी कि ये क्या कहा जा रहा है कि जो व्यक्तिगत अधिकार है पर्सनल, यानी कि जो पर्सन के या व्यक्ति के जो अधिकार है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, संविधान से ऊपर भी बताने की बात कही गई है। लेकिन हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो भारतीय संविधान है, वह व्यक्तिगत अधिकारों का सोर्स है। यानी क्या कहा जा रहा है कि हमारा जो संविधान बना है वो खुद व्यक्तिगत अधिकार उसमें डिफाइन किए गए थे। पहले जैसे हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तब वहाँ पर हमने पहले ही फंडामेंटल राइट लिखे थे कि हमारे नागरिकों के क्या मौलिक अधिकार होंगे या हमारे व्यक्तियों के क्या अधिकार होंगे, तो वो सब हमारे संविधान में पहले ही डिफाइन किए गए थे। तो जो भारतीय संविधान है वह व्यक्तिगत अधिकारों का सोर्स है, जबकि जो रूल ऑफ लॉ की तीसरी कंडीशन है वो क्या कहती है, व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता, यानी कि संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का सोर्स नहीं, जबकि व्यक्तिगत अधिकारों से संविधान बना है, ऐसे कहा जा रहा है उसमें। जबकि हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का सोर्स है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इससे आगे नेक्स्ट आर्टिकल 15, 16, 17, 18 जो भी होंगे आगे वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।